हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स ओनली। अपकमिंग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शुरू किए गए क्रैश कोर्स का आज हम लोगों का ये 8वां पार्ट है। और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 7 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। और जिस किसी ने भी उन्हें ना देखा हो वो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसी के साथ ही साथ आप 2021 की इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करेंट अफेयर्स के लिए सिविल्स ओनली को फॉलो कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड पीडीएफ आपको सिविल्स ओनली की वेबसाइट और टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो देखिए, हम लोगों ने जो अपना पिछला सेशन डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने गुप्त काल के पतन के बाद जो भारतीय उपमहाद्वीप पर कुछ नई शक्तियों का उदय हुआ था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हर्षवर्धन का काल था वो काफ़ी उत्कृष्ट काल माना जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, उसी समय मतलब गुप्तोत्तर काल में भारतीय उपमहाद्वीप पर जब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती है, मतलब किसी भी केंद्रीय शक्ति का अभाव होता है, तो फिर से दोबारा से क्या होता है कि दो विदेशी शक्तियाँ हैं कहीं ना कहीं भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ रुख करती हैं और भारत पर आक्रमण करती हैं। तो देखिए, हम लोगों ने जो अब तक डिस्कशन किया था अपना, जो पहले जो 7 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने जो एंशियंट इंडिया जिसे कहा जाता है, तो प्राचीन भारत को हम लोगों ने उसमें डिस्कस कर लिया था। अब जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम लोग मिडाइवल इंडिया से डिस्कशन की स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, अगर मिडाइवल इंडिया की बात की जाए तो गुप्तोत्तर काल में होता क्या है, जब यहाँ पर किसी भी केंद्रीय शक्ति का अभाव होता है तो इसी क्रम में सबसे पहले अरबों का भारत पर आक्रमण होता है उस समय, है ना। मतलब सबसे पहले जो मुस्लिम कोई भारत में आक्रमण करने वाले रहते हैं तो सबसे पहले अरब कंट्रीज़ के जो मुस्लिम शासक होता है वो भारत पे आक्रमण करते हैं। और उसमें जो सबसे पहला जो आक्रमण किया जाता है वो 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और बुधेल के नेतृत्व में किया जाता है। और भारत को जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, मतलब जो सिंध मुल्तान वाला क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में उबैदुल्ला और बुधेल के नेतृत्व में 711 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है, लेकिन ये आक्रमण इनका असफल रहता है। इसी के बाद एक साल बाद क्या होता है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा फिर से इसी क्षेत्र में, मतलब ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आक्रमण किया जाता है और इसका मोहम्मद बिन कासिम का ये आक्रमण सफल रहता है। और इस समय देखिए, जब इसमें अरबों का आक्रमण भारत पर हुआ था तो उस समय कश्मीर में कारकोट वंश का शासन था, सिंध पर राय वंश का शासन था, है ना। और बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गौड़ वंश का शासन था। और ऐसा माना जाता है कि इसी आक्रमण के फलस्वरूप भारत में इस्लामिक शासन या फिर इस्लामिक समुदाय के विस्तार और स्थायित्व का बीजारोपण हुआ, क्योंकि ये सबसे पहला किसी मुस्लिम द्वारा भारत पर किया गया आक्रमण था। और इसी के क्रम में आगे भारत में मुस्लिम शासक का भी आगे चलकर हम देखेंगे विस्तार हुआ था। तो देखिए, इसके बाद जब क्या हुआ था, जब इन लोगों ने आक्रमण यहाँ पे किया था तो आगे इन्होंने आक्रमण करने का प्रयास तो किया, लेकिन ये आगे फिर ज़्यादा बड़े क्षेत्र में अपने शासन को विस्तारित नहीं कर पाए थे और ये लोग सिंध और मुल्तान के क्षेत्र पर ही सिमट कर रह गए। लेकिन हम लोग जब आगे चलकर देखते हैं तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास सबसे पहले जो तुर्की रहता है, जो भारत पर आक्रमण करता है, वो कौन होता है, सुबुक्तगीन, है ना। तो सुबुक्तगीन द्वारा सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया जाता है। इसके बाद फिर महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। और इसने लगभग भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, मतलब 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। किसने, महमूद गजनवी ने। और देखिए, इसके अगर आक्रमण की बात की जाए तो इसका जो मेन मोटिव था भारत पर आक्रमण करने का, तो भारत की जो अपार संपदा थी उस अपार संपदा को कहीं ना कहीं लूटने का ही इसका मेन मोटिव था। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि भारत में अपना कोई साम्राज्य स्थापित किया जाए, यहाँ पे रह के शासन किया जाए, है ना। तो ये इसने जब भी आक्रमण किया था तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका पर्पज यही दिखता है कि इसने भारतीय जो संपत्ति थी उस संपत्ति को अधिक से अधिक लूटने का ही प्रयास किया था। और जब देखिए तुर्कों का आक्रमण भारत पे हुआ था तो उससे पहले गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था। हम लोग देखें महाराष्ट्र कर्नाटक रीजन तो यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का शासन था। इसी तरह से अगर बुंदेलखंड रीजन में देखें तो यहाँ पर चंदेल वंश का शासन था। इसके बाद देखिए क्या होता है, जब महमूद गजनबी का आक्रमण 1027 के दौर तक रहता है, फिर इसके बाद आगे चलकर और एक और तुर्की आता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद गौरी। और इस मोहम्मद गौरी का जो मेन मोटिव रहता है भारत पर आक्रमण करने का, वो यही रहता है कि भारत में सत्ता का
स्थायित्व और भी ज़्यादा अपना बढ़ाया जाए, मतलब अपनी सत्ता को स्थापित करना ही इसका अपना मोटिव रहता है। तो सबसे पहले ये भारत पर मुल्तान क्षेत्र में आक्रमण करता है और ये आक्रमण इसका सफल रहता है, मतलब ये मुल्तान को जीत लेता है। फिर आगे चलकर क्या होता है, 1178 ईस्वी में ये गुजरात के पाटन में आक्रमण करता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, उस समय भीम द्वितीय शासक होते हैं वहाँ के पाटन के, और इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी की पराजय होती है और ये भारत में इसकी पहली पराजय थी। इसी के साथ साथ फिर आगे चलकर 1191 ईस्वी में इसी मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध होता है। कब? 1191 में, है ना। और इस युद्ध में इसकी मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है और इसी हार का बदला लेने के लिए लगभग 1 साल तक ये अपने आप को और भी अंदर ही अंदर मजबूत करने में लगा रहता है, सेना को और भी बेहतर तरीके से संगठित करने में लगा रहता है। और आगे चलकर 1 साल बाद 1192 में दोबारा से पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करता है और इसी को तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। इसी के बाद फिर ये क्या करता है, 1194 ईस्वी में कन्नौज के एक शासक रहते हैं जयचंद, उनको पराजित करता है और इसी युद्ध को चंदावर का युद्ध भी कहा जाता है। फिर आगे चलकर 1205 ईस्वी में वह पंजाब की खोखर जातियों से युद्ध करता है और भारत में ये इसका अंतिम युद्ध माना जाता है। मतलब सबसे जो अंत में उसने भारत में युद्ध किया था वो पंजाब की खोखर जातियों के साथ ही किया था। और फिर इसके बाद ये क्या करता है, जो भी अपने विजित प्रदेश हैं उन विजित प्रदेशों को अपने कुछ गुलामों को सौंप कर ये भारत से वापस जाने की तैयारी कर लेता है। और 1206 ईस्वी में ये भारत से निकल जाता है वापस और वापसी में क्या होता है, जब ये भारत से जाता हुआ है तो सिंधु नदी के पास कुछ लड़ाकू जातियों द्वारा इसको मार दिया जाता है, क्योंकि पहले ही से इससे तो काफ़ी जनजातियां खपा थी, क्योंकि ये लगातार भारत पे आक्रमण कर रहा था जिस तरह से, तो इससे जनता में काफ़ी इसके प्रति असंतोष की भावना भी थी। तो इसी क्रम में कुछ जातियों द्वारा बताया जाता है कि सिंध क्षेत्र में इस पर हमला करके इसकी हत्या कर दी जाती है। और देखिए, मोहम्मद गौरी द्वारा अपने विजित प्रदेशों को जिन 3 गुलामों को दिया जाता है उसमें यल्दोज, कोवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है। अब आगे चलकर हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के ही जो स्थापना की जाती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है, जो इसका गुलाम रहता है। और इसीलिए दिल्ली सल्तनत में जो पहला जो वंश होता है उसको गुलाम वंश या ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो भारत पर जो तुर्कों ने विजय प्राप्त की थी इसके कुछ परिणाम हुए थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होता है, गुप्तोत्तर काल में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो देखा था हम लोगों ने गुप्तोत्तर काल में कि यहाँ पे छोटी छोटी स्थानीय शक्तियों का प्रादुर्भाव था भारत में। लेकिन आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की जब यहाँ पे स्थापना होती तो फिर से भारत कहीं ना कहीं एक केंद्रीकरण सत्ता के अंतर्गत आना शुरू हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे बहुराज्य तंत्र की समाप्ति होती है और इसी के साथ साथ अब यहाँ पे जो प्रशासनिक भाषा है वो कहीं ना कहीं फारसी बन जाती है। तो ये कुछ दोनों प्रमुख परिणाम होते हैं भारत पर तुर्की की विजय के। और इसी के साथ साथ देखिए, कुछ हम लोग परिवर्तन देखेंगे जो हम लोगों ने प्राचीन भारत में देखे थे और मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के अगर देखिए परिवर्तन की बात की जाए, 2 हमको मेन डिफरेंस यहाँ पे दिख रहे हैं। पहली बात, जो प्राचीन भारत में हम लोगों ने देखा था सत्ता का जो प्रमुख केंद्र था वो कहीं ना कहीं मगध का रीजन था, है ना। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सत्ता का जो प्रमुख केंद्र हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा। तो ज्योग्राफिकल अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो प्रशासनिक केंद्र है वो अब मगध से स्थानांतरित होकर दिल्ली की ओर वो बढ़ जाता है। इसका ये भी एक कारण माना जा सकता है कि जो भी बाद में शासन करने वाले भारत में ही रहेंगे, अगले जो भी जब तक भारत आज़ाद नहीं होता है तो लगभग सभी विदेशी शासक ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली नज़दीक भी पड़ता है और उनके लिए यहाँ से शासन करना और भी बेहतर भी साबित हुआ होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि लगभग जो भी भारत पर आक्रमण हुए थे वो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से ही हुए थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हम लोग परिवर्तन देखेंगे कि अब जो शासन चलाने का जो प्रमुख केंद्र है वो अब मगध ना होकर दिल्ली बन जाता है। और देखिए आगे चलकर क्या होता है, जो भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है उसी के द्वारा दिल्ली सल्तनत के पहले वंश मतलब गुलाम वंश की स्थापना की जाती है 1206 ईस्वी में। और देखिए, मोहम्मद गौरी के साथ एक संत भी आए थे जिनका नाम है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और इन्हीं मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भी की गई थी। और इसी के देखिए, गुलाम वंश का जो शासनकाल माना जाता है 1206 से 90 तक माना जाता है। इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश का शासन होता है। और देखिए, अगर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की बात की जाए
तो इसमें साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत तारीकुल हिंद, तबकात नासरी, किताबुल रहला और फतवाए जादारी जैसे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का नाम आता है, जिनसे हमको इस समय के भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से अगर देखिए विदेशी यात्रियों के विवरण की बात की जाए तो इसमें अलबरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो और डोमिंगो पायस का नाम आता है। मतलब इनके द्वारा जो कुछ लेख लिखे गए हैं उनसे हमको इस समय के शासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ इस समय के जो कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, जैसे कुबत्तुल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा और गयासुद्दीन का मकबरा। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनसे हमको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में देखते हैं। इनसे हमको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अब देखिए आगे चलकर क्या होता है। जो मोहम्मद गौरी के जो 3 गुलाम रहते हैं, जिसमें यल्दोज, कोवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। और देखिए आगे चलकर क्या होता है कि मोहम्मद गौरी अब जब भारत से वापस जाता है, उसकी रास्ते में ही सिंधु नदी के किनारे जब हत्या कर दी जाती है, तो उसके द्वारा जितने भी भारत में विदेश प्रदेश थे, तो उनका जो मेन शासन रहता है वो यल्दोज, कोवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया जाता है, जो सभी इसके गुलाम रहते हैं। और मोहम्मद गौरी के साथ ही शेख मोइनुद्दीन चिश्ती नामक एक संत भी भारत में आए थे और इन्हीं ने आगे चलकर चिश्ती संप्रदाय की भी स्थापना की थी। तो देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहते हैं, यही 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले वंश के रूप में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। इसके बाद दिल्ली में जो और वंश आते हैं, इसके बाद गुलाम के बाद खिलजी वंश आता है, खिलजी के बाद तुगलक आता है, तुगलक के बाद सैयद आता है और सैयद के बाद लोदी आता है ना। तो सबसे पहले जो वंश रहता है दिल्ली का, वो कौन सा रहता है? गुलाम वंश। और इसकी स्थापना मोहम्मद गौरी के एक गुलाम मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है, इसीलिए इसको गुलाम वंश नाम की संज्ञा दी जाती है। देखिए और एक चीज़ और यहाँ पे जान लेना ज़रूरी कि मिडाइवल हिस्ट्री से जो भी एग्ज़ाम से क्वेश्चन आते हैं, तो एग्ज़ाम में हम लोग देखते हैं कि यहाँ के जो आर्ट और कल्चर है, मतलब यहाँ के स्थापत्य विकास और यहाँ के जो प्रशासनिक संरचना है, कहीं ना कहीं उस आस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और साथ ही साथ जो यहाँ के जो महत्वपूर्ण शासक हुए, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो भी उनके शासनकाल में कुछ हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते। तो हम भी लोग यहाँ के जो आर्क एंड आर्किटेक्चर और साथ ही साथ इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट है, उस पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करेंगे। तो देखिए 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा यहाँ पर इस गुलाम वंश की स्थापना की जाती है और यहाँ से शासन वो अपना शुरू कर देता है। और ये देखिए कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं करता है, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये अपना जो भी शासन करता है वो लाहौर से करता है, मतलब ये अभी तक अपना शासन का केंद्र इसने दिल्ली नहीं बनाया था। और इसको देखिए कहा जाता था कि लाखों का दान करने वाला व्यक्ति था, मतलब इसको एज ए उदार पर्सन के रूप में भी संज्ञा दी गई थी, इसीलिए इसको लाख बख्श की भी उपाधि प्रदान की गई है। और इसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की भी नींव रखी। और 1210 ईस्वी में क्या होता है, चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और आगे चलकर देखिए 1210 ईस्वी में कुछ समय के लिए आराम शाह नाम का भी व्यक्ति शासन करता है, लेकिन ये बहुत छोटी अवधि के लिए शासन करता है और ये भी अपने शासन का जो केंद्र रखता है वो लाहौर को ही रखता है। और इसी वंश का देखिए जो अगला महत्वपूर्ण शासक होता है उसका नाम है इल्तुतमिश और इसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी का माना जाता है। और इसी को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है ना, किसे? इल्तुतमिश को। और देखिए इसी ने अपनी राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली बनाया था और इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ये उसका गुलाम और इसी को इसका संस्थापक भी कहा जाता है, तो इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यही ऐसा पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने बगदाद के खलीफा से एक अधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और उसके तहत इसको सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की गई थी। उस समय देखिए खलीफा का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता था। खलीफा जिसको भी कोई उपाधि दे देता था तो ये अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठा वाली बात मानी जाती थी, मतलब ये बहुत बड़ा किसी व्यक्ति पे तमगा लग जाता था कि उसको खलीफा ने कोई उपाधि प्रदान की है ना, तो इससे इसकी शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो सबसे पहला ही सुल्तान रहता है जिसको इस तरह की कोई उपाधि प्राप्त होती है। और देखिए इसने अपने शासनकाल में कई कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे, कुछ अभियान ऐसे किए थे। तो सबसे पहली बात तो यह है, जब ये शासक बना था तो इसके सामने सबसे पहली जो समस्या थी वो यही थी कि जो भी इसके विद्रोही थे उनको किस तरह से दबाया जाए,
क्योंकि अगर विद्रोहियों को नहीं दबाया जाएगा तो फिर इसका शासन का कहीं ना कहीं जो स्थायित्व का संकट था वो इसके ऊपर मंडरा रहा था। तो सबसे पहले इसने अपना यही काम किया। इसी क्रम में इसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया, है ना, और साथ साथ यलदोज का दमन किया। कुबाचा से इसने जो है आक्रमण किया था कुबाचा पर, उसका दमन किया। बंगाल में जो इसके शासन के कुछ विद्रोही थे इसने उनका भी दमन किया। और इसने फिर चालीसा दल का गठन भी किया था। ठीक है, तो ये इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, किसने, इल्तुतमिश ने। और देखिए इसके बाद 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान शासक बनी थी, और ये दिल्ली सल्तनत की ऐसी पहली शासक थी जो महिला थी। ठीक है, कौन, रजिया सुल्तान। इनका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक का है। और इसके बाद जो इसके अगले जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं इनका नाम है गयासुद्दीन बलबन, और इनका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक का है। तो बलबन क्या होता है, ये चालीसा दल का ही सदस्य रहता है, जो कि अभी हमने देखा था कि चालीसा दल का किसने किया था गठन, इल्तुतमिश द्वारा इसका गठन किया गया था। और गयासुद्दीन बलबन उसी चालीसा दल का ही एक सदस्य रहता है। और इसको जो है सबसे पहली बार इसने क्या किया था, अपने शासन को और भी मजबूत बनाने के लिए इसने शासन में राजत्व के सिद्धांत का अनुपालन किया था। मतलब शासन में राजत्व के सिद्धांत को शामिल किया था। राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या था कि इसने अपने शासन में दैवीय सिद्धांत को शामिल किया था। दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत इसने अपने आप को जिले इलाही की उपाधि दी थी। इसी के साथ साथ इसने अपने आप को बताया था कि अफरा स्याब का वंशज हूँ, है ना। ये सभी काम ये क्यों कर रहा है, अपने शासन को और भी ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करने के लिए, अपनी प्रभावशीलता को और भी बढ़ाने के लिए, है ना, ताकि समाज में ये संदेश जाए कि ये शासक अपने आप में क्या है, बहुत ही प्रतिष्ठित है, बहुत ही बलवान है ना। इसीलिए इसने सब इस तरह के कार्य और अनुप्रयोग किए थे। इसी के साथ साथ इसने अपने दरबार में सजदा और पाबोस परंपराओं को भी शुरू किया था। और ये परंपराएं क्या थी, ईरानी परंपराएं थी। मतलब सजदा पाबोस का मतलब है जो भी व्यक्ति राजा के सामने जाए, शासक के सामने जाए, वो क्या करे, एकदम उनके चरणों का स्पर्श करे, चरण चूमे, है ना। तो उसने इन ईरानी परंपराओं को भी अपने दरबार में लागू किया था। और इसने कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य फिर करवाए थे अपने शासनकाल में। जैसे इसने चालीसा जो दल जो इल्तुतमिश ने गठित किया था उसको इसने समाप्त कर दिया। और इसने काफ़ी बड़े पैमाने पर ताज की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि का कार्य किया था। और हमने ये भी देखा था कि राजत्व सिद्धांत का भी इसने अपने शासन में शामिल किया था, राजस्व सिद्धांत को। और इसने दीवान अर्ज विभाग की भी स्थापना की थी, है ना, जिसको सैन्य विभाग भी कहा जाता है। और इसका मेन क्या मतलब था कि इसने क्यों किया होगा सेना का और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से संगठन, क्योंकि अपने शासन को और भी ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसको कई तरह के युद्ध लड़ने थे। और हमने देखा भी था इसने तरह तरह के युद्ध भी किए थे, है ना। साथ ही साथ इसने कुछ अंदरूनी जानकारियाँ जुटाने के लिए गुप्तचर विभाग को भी बेहतर रूप से संगठित किया था। और इसने अपने शासन में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। ठीक है, तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य रहे थे किसके, बलबन के। अब देखिए जो दिल्ली सल्तनत का जो अगला वंश है वो कौन सा है, खिलजी वंश। और इसका शासनकाल कब से, 1290 से 1320 ईस्वी तक का माना जाता है। और खिलजी वंश को सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन के काल के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। तो देखिए इसके सबसे पहले शासक थे वो, उनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। और इनका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक का माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने इसकी स्थापना भी की थी, इसकी, खिलजी वंश की। और इन्होंने अपने शासन में उदार नीति भी अपनाई थी। और इसके साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहली बार क्या किया था कि जनता की जो भी आकांक्षाएं थी कहीं ना कहीं उनको अपनी प्रशासनिक प्रणाली में शामिल करने का भी प्रयास किया था। तो इनको ऐसे पहले शासन के रूप में या पहले शासक के रूप में संदर्भित किया जाता है, मध्यकाल के पहले शासक के रूप में जिन्होंने ऐसा कार्य किया है। और इन्हीं के शासनकाल में अब्दुल्ला और उलूग खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण भी हुआ था। और जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था तो इन्हीं मंगोलों ने क्या किया था, दिल्ली के निकट मंगोलपुरी भी बसा लिया था। मतलब ये लोग यहीं पे आक्रमणकारी बस गए थे, और जिस जगह पे ये लोग बसे थे उसी को मंगोलपुरी कहा गया। और 1296 ईस्वी में इन्हीं की अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हत्या की जाती है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो अगला शासक इसका होता है वो कौन होता है, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का जो समय काल है वो 1296 से 1316 ईस्वी तक का है। और इसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की थी। और देखिए इसने काफ़ी बड़े पैमाने पर
अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और लगातार ये अलाउद्दीन खिलजी का हम लोग देखो शासनकाल देखेंगे, लगातार अपने पूरे ही कार्यकाल में कहीं ना कहीं युद्ध में उलझा रहता है। तो देखिए, अगर इसके महत्वपूर्ण कुछ युद्धों की बात की जाए तो इसने उत्तर भारत के क्षेत्रों में प्रदेश जो इसने विजित किए थे, उसमें सबसे पहले इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया था इसने। और ये आक्रमण के अंतर्गत ही माना जाता है कि खंबात बंदरगाह पर एक मलिक कपूर नाम का एक किन्नर था, जिसको इसने खरीद लिया था, है ना, जो कि मलिक कपूर इसको इसी आक्रमण के दौरान प्राप्त हुआ था। और जब इसने गुजरात पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक कौन था? रायकर्ण, है ना। इसके बाद इसने फिर रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में, और वहाँ का शासक उस समय हम्मीर देव था। कहाँ का? रणथंभौर का। फिर आगे चलकर इसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के पीछे माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ के राजा थे राणा रतन सिंह, उन्हीं की जो वाइफ थी रानी पद्मिनी, तो उन्हीं की सुंदरता से कहीं ना कहीं प्रेरित होकर इसने ये लड़ाई लड़ी थी। कौन सी? चित्तौड़ की। इसके बाद इसने फिर आगे चलकर 1305 में मालवा की विजय की थी। फिर इसके बाद 1308 में इसने मारवाड़ की विजय की थी। और फिर आगे चलकर 1311 में इसमें जालौर की भी विजय की थी। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि इसने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य को बड़े पैमाने पर विस्तृत किया था। और ये लगातार कहीं ना कहीं युद्ध में ही इन्वॉल्व रह रहा है अपने शासनकाल में। इसके बाद उत्तर भारत के अभियान के बाद इसने दक्षिण भारत के अभियान करने की भी सोची। और दक्षिण भारत के अभियान ने जो अपना इसने मेन जो एक व्यक्ति दक्षिण भारत के अभियान के लिए चुना था, वो उसने मलिक कपूर को ही चुना था। जो मलिक कपूर इसको कहाँ से प्राप्त हुआ था? जब इसने गुजरात पर आक्रमण किया तो वहीं से इसको मलिक कपूर मिला था, है ना। तो इसने जितने भी दक्षिण भारत में अभियान किए थे वो कहीं ना कहीं मलिक कपूर के ही नेतृत्व में हुए थे। और देखिए, इसको सबसे पहला ऐसा मध्ययुग का शासक माना जाता है जिसने विंध्य क्षेत्र को पार किया था, है ना। जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है मध्य भारत की, उसको पार करने वाला ये पहला शासक माना जाता है। और इसके इन सभी जो भी अभियान रहे थे इनके बारे में हमको जानकारी जो जियाउद्दीन बर्नी है उनकी पुस्तक तारीख़ फिरोज़शाही, और अमीर खुसरो की एक रचना है खजायन उल फुतू, और एक इसामी की रचना है फुतू उस सलातीन, है ना। इन सभी से हमको इसके आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, इसने दक्षिण भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था वो कहाँ पे किया था? देवगिरी में, है ना। इसके बाद देवगिरी में आक्रमण करने के बाद और यहाँ पे विजय प्राप्त करने के बाद इसने फिर अपना अगला अभियान जो मलिक कपूर के नेतृत्व में करवाया था वो तेलंगाना, मतलब आज के जो तेलंगाना है जिसको वारंगल भी कहा जाता था, इस यहाँ पर इसने आक्रमण करवाया था लगभग 1309-10 ईस्वी में। इसके बाद फिर 1311 ईस्वी में इसने पांड्य राज्य की विजय की थी। और देखिए, जो तेलंगाना में इसने जो आक्रमण करवाया था, इसी माना जाता है कि जो वहाँ के शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उन्हीं ने मलिक कपूर को कोहिनूर हीरा भी दिया था, है ना। तो कोहिनूर हीरा का ऐसा माना जाता है कि इसी युद्ध से इसको प्राप्त हुआ था। कौन सा? तेलंगाना या वारंगल का युद्ध। और इसके बाद देखिए 1311 में पांड्य राज्य की भी इसने विजय की थी, ठीक है। और यहाँ से बताते हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर अपार संपदा वहाँ से लूट के लाया था। कौन? मलिक कपूर। और इसके बाद इसने फिर से देवगिरी पर दोबारा से आक्रमण कर दिया था, क्योंकि जो देवगिरी के शासक थे उसने क्या किया था, जो गुजरात के शासक थे रायकर्ण, है ना, जब इसने वहाँ गुजरात में आक्रमण किया था तो उन्होंने भागकर वहीं पे देवगिरी में शरण ले ली थी और वहाँ के शासक ने शरण दे भी दी थी। तो इसने क्या किया था, वहाँ पे दोबारा से आक्रमण किया था कब? 1313 ईस्वी में। इसी के साथ साथ देखिए कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ अपने शासनकाल में जो अन्य कुछ कार्य किए थे, चलिए देखिए उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इसने अपने शासन को और भी व्यवस्थित और केंद्रीकरण करने पर जोर दिया और धर्म पर इसने राज्य का ही नियंत्रण स्थापित कर दिया। मतलब जो भी उस समय उलेमा वर्ग था कहीं ना कहीं उसकी भी भागीदारी रहती थी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में, लेकिन इसने उलेमा वर्ग को एकदम राज्य के कार्यों से अलग कर दिया और धर्म पर राज्य का अधिकार स्थापित कर दिया। दूसरी ओर इसने क्या किया, न्याय व्यवस्था में अपने आप को सर्वोच्च स्थान दे दिया। मतलब जो राजा या शासक चाहेगा वो उसी प्रकार का न्याय किया जाएगा। इसी के साथ साथ देखिए जब इसने बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध किए थे तो उसके लिए कहीं ना कहीं इसको बड़े पैमाने पर सेना की भी ज़रूरत पड़ी और इसी क्रम में इसने सेना को भी संगठित किया था, है ना। तो ये ऐसा पहला शासक भी माना जाता है मध्यकालीन भारत का जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे पहले क्या होता था,
ना तो कोई स्थायी इस तरह की सेना रखते थे शासक, और ना ही उनको नगद वेतन दिया जाता था। मतलब ऐसी जागीरें वगैरह दे दी जाती थी उनकी सेवाओं के बदले। और लेकिन इसने क्या किया था, उनको नगद वेतन देना प्रारंभ किया, उनके लिए और भी व्यवस्थित ढांचा तैयार किया था इसने। होता क्या था उस समय कि जो भी ये घोड़े मंगाता था युद्ध के पर्पज के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ बीच के लोग जो दलाल रहते थे वो उसमें हेर फेर कर देते थे, मतलब अच्छे नस्ल के घोड़े नहीं लाते थे। तो इसने घोड़ों को दागने की भी प्रथा शुरू कर दी, जिससे क्या हो, इसके जो अंतर्गत, जो इसके शासन के अंतर्गत जो भी घोड़े लाए जाएं उनको पहले से ही क्या किया जाता था, दाग दिया जाता था। और दागने से प्रायः कोई भी लोहे के गर्म चीज़ से उसको क्या किया जाता था, घोड़े पे ठप्पा लगा दिया जाता था, है ना। उस ठप्पे से ये इंडिकेशन मिलता था कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर शासक का ही घोड़ा है। इसके साथ साथ इसने कुछ आर्थिक सुधार भी किए थे। आर्थिक सुधार के अंतर्गत सबसे पहले जो इसने काम किया था वो उसने जो व्यक्तिगत संपत्ति और जागीरें जो पहले प्रदान की गई थी, जागीरें जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो सैन्य कार्यों के बदले या फिर कुछ अधिकारियों को भी जागीरें दी जाती थी वेतन के बदले, तो इसने उन जागीरों को जब्त कर लिया। और देखिए, जब इसने बड़े पैमाने पर सेना को रखा था तो उसके लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी, और इसीलिए इसने क्या किया, अपने करों की दर को भी बढ़ा दिया था। और इसने अपने शासन को लगातार केंद्रीकृत करने का ही प्रयास किया था। और इसी क्रम में इसने हिंदू पदाधिकारियों को जो कुछ विशेष अधिकार प्राचीन काल से जो प्राप्त थे, मतलब पहले से उनको कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त थे स्थानीय स्तर पर, वो अधिकार भी इसने छीन लिए थे। और इसने भूमि की व्यवस्थित मापन प्रणाली को भी शुरू किया, और इसने दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना भी की थी इस कार्य के लिए, है ना। और देखिए क्या होता है कि इसने आर्थिक नीति के तहत वस्तुओं के मूल्यों पर भी नियंत्रण लगाया था। और जो इसने वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण लगाया था, तो ऐसा माना जाता है इसका मेन मोटिव यही था कि जो बड़े पैमाने पर इसने सेना रख रखी थी या बहुत से अधिकारी डिपार्टमेंट जो गठित किए थे, तो उन सभी का बेहतर रूप से सुचारू रूप से संचालन संभव हो सके, इसी के लिए इसने वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण किया था, है ना। ताकि क्या हो सके कि जो इतनी बड़े पैमाने पर सेना रख ली गई, उनके लिए जो भी खाद्यान्न की वस्तुएं हुई या अन्य वस्तुएं हुई, उनको खरीदने में दिक्कत ना हो। साथ ही साथ इसने वितरण की व्यवस्था में भी सुधार किया था, और इसने भंडारण की व्यवस्था को और भी उन्नत बनाया था। और इसी को वर्तमान में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो अपनी चलती है, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं, पीडीएस, इसको जनक भी माना जाता है, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में क्या किया था, बड़े बड़े गोडाउन भी बनवाए थे, जिसमें इसने बड़े पैमाने पर अनाज को रखा था। जिससे क्या किया था इसने कि जो भी महंगाई का कोई अगर दौर आए तो उसमें उसको रिलीज किया जा सके, ऐसे पर्पज से इसने ऐसे गोदाम को भी बनवाया था। इसी के साथ साथ इसने बाजार पर भी नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो इसके शासनकाल में हुए थे। और इसके बाद देखिए फिर तुगलक वंश की स्थापना होती है इसके पतन के बाद। अब देखिए जो आगे चलकर क्या होता है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह इसके अंतिम शासक होते हैं, किसके, खिलजी वंश के। तो इसी की गयासुद्दीन तुगलक द्वारा 1320 में हत्या कर दी जाती है, और इसी के साथ यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना हो जाती है जिसको तुगलक वंश कहा जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक को इसके संस्थापक माना जाता है, और इसने मंगोलों को पराजित किया था, इसीलिए इसको मलिकुल गाजी की भी उपाधि प्रदान की गई थी, किसे, गयासुद्दीन तुगलक को। और गाजी का तात्पर्य होता है काफिरों का घातक, है ना। और इसकी ये भी उपाधि धारण की थी इसने, और ऐसी उपाधि धारण करने वाला ये दिल्ली का पहला सुल्तान था। इसी के साथ साथ इसने देखिए तुगलकाबाद नामक नगर भी बसाया था। और इसने जो भी खुद मुकद्दम और चौधरी के जो अधिकार थे, जो पूर्व में हम लोगों ने देखे थे खिलजी ने जो वापस ले लिए थे, उन अधिकारों को इसने वापस भी किया था। और इसने कुछ नैतिक नियमों का अपने शासन पर ज़्यादा जोर दिया, नैतिक नियमों पर, और उसी के अंतर्गत इसने क्या किया था, शराब के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि किसी तरह की राज्य में कोई भी मिसकंडक्ट ना हो पाए, है ना। और इसके बाद देखिए जो इसके अगले शासक हैं तुगलक वंश के, वो हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी का माना जाता है ना। और इसके शासनकाल के बारे में हमको जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित तारीख फिरोज शाही और मोरक्को के एक यात्री हैं इब्न बतूता, उनके द्वारा लिखे गए कुछ लेखों से हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अंतर्गत या इसके शासनकाल में जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य कराए गए थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे अपने शासनकाल में, जो काफ़ी उस समय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक ठाक थे, लेकिन ये सभी इसके असफल साबित हुए थे। सबसे पहले इसने दोआब में कर वृद्धि
कर दी थी। और दोआब में कर वृद्धि करने के पीछे भी बहुत से कारण माने जाते हैं। कुछ का कहना है कि यहाँ पे काफ़ी उपज वाली ज़मीन थी इसलिए कर वृद्धि कर दी होगी। किसी का मानना है कि इसने अपने शासनकाल की जो इनकम थी, इनकम को और बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ किया होगा, है ना। लेकिन हालांकि फाइनली दो जो इसने कर वृद्धि की थी उसी समय ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे अकाल पड़ गया था दोआब में, और लोगों से फिर क्या किया गया था, ज़बरदस्ती कर वसूला गया था। और ये भी इसका जो कार्य था वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोगों के पास जब पैसे की ही कमी हो गई थी तो वो कहाँ से इसको कर पे करेंगे, है ना। तो इसी के चलते इसका ये भी जो डिसीजन था वो फेल हुआ। फिर आगे चलकर इसने क्या किया गया था, राजधानी को भी परिवर्तित कर दिया था। और राजधानी परिवर्तन के पीछे भी अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, है ना। अलग अलग इतिहासकार इसमें अलग अलग अपना मत देते हैं। तो इसमें सबसे पहला कुछ लोगों का कहना है कि जो देवगिरी है, क्योंकि इसने राजधानी पहले तो दिल्ली थी उस समय, इसने सोचा था कि इसको हम देवगिरी स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि देवगिरी कहीं ना कहीं इसका ऐसा मानना था कि वो कहीं ना कहीं सत्ता के केंद्र में स्थित है, तो इसलिए इसको राजधानी बनाना ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा ये था कि कुछ दिल्ली के लोग इसके खिलाफ थे, मतलब इसके नाम से कुछ गलत पत्र भी लिखते थे या इसको सही से सम्मान नहीं देते थे। तो उनको बताते हैं कि उसको सजा देने के लिए इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया होगा। क्योंकि राजधानी का परिवर्तन का मतलब एक ये भी था कि जितने भी दिल्ली के निवासी थे उसको सबको आदेश दिया गया कि आप सभी को देवगिरी जाना पड़ेगा, ताकि इसने सोचा होगा कि कहीं ना कहीं इनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन ये भी इसका अभियान असफल रहा, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली, एक तो जब राजधानी देवगिरी हो गई तो सब लोगों का एक तो अपना यहाँ से दिल्ली छोड़ना मुनासिब नहीं था। सब लोग कैसे छोड़ पाते यहाँ से दिल्ली, अपनी पैतृक जगह को। दूसरा, जो मंगोलों के जो आक्रमण वगैरह थे उससे भी ये ज़्यादा उनका मुकाबला वहाँ से नहीं करने में सक्षम था। इसके बाद आगे चलकर इसने क्या किया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा का मतलब पहले समय सोने और चांदी के जो सिक्के चलते थे उसी मूल वर्ग में तांबे और कांसे के सिक्कों को मान्यता दी गई। और क्या हुआ, जो कुछ टकसाल थे तो उन लोगों ने उनका दुरुपयोग किया उसका। उन्होंने अपने खुद के सिक्के बना लिए, कांसे के, चांदी के, कांसे के और तांबे के, और उन सिक्कों को, सोने और चांदी के सिक्कों को मार्केट से धीरे धीरे कम कर दिया, मतलब उनको गला लिया। तो ये भी इसकी योजना कहीं ना कहीं असफल साबित हो गई। फिर आगे चलकर इसने क्या किया था, खुरासान पर आक्रमण करने की सोची। कि उस समय जो मध्य एशिया का क्षेत्र है तो इसमें एक शासक हुआ करता था, मतलब एक स्थान था खुरासान। तो यहाँ पर कुछ अव्यवस्था फैली हुई थी। तो इसने क्या किया, मिस्र के सुल्तान के साथ और वहाँ के एक तरमासरीन नामक जगह थी उसके सुल्तान के साथ मिलकर वहाँ त्रिमैत्री संगठन अपना तैयार किया और यहाँ पर अभियान करने की सोची कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और खुरासान पर आक्रमण किया जाए। लेकिन इसने इसी के लिए लगभग माना जाता है कि 3.25 लाख, मतलब लगभग 3,70,000 की सेना भी तैयार की थी और सभी सैनिकों को इसने 1 साल का अग्रिम वेतन भी प्रदान कर दिया था। लेकिन जब तक ये अपना अभियान कर पाता, माना जाता है कि खुरासान की जो अव्यवस्था थी वो लगभग स्थिति सामान्य हो गई और इसका ये भी अभियान असफल रहा। आगे चलकर फिर इसने कराचिल का अभियान करने की सोची, है ना। कराचिल कहाँ है, जो आधुनिक का जो कुमायूं क्षेत्र है उत्तराखंड का, उसको माना जाता है। तो एक कराचिल क्षेत्र में इसने अभियान करने की सोची, तो ये भी अभियान इसका कहीं ना कहीं असफल रहा। और इसके पीछे कारण माना जाता है कि वहाँ की जो जटिल भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियाँ थी उनको जो इसके सैनिक थे उनका सामना नहीं कर पाए, उसी के चलते इसका ये भी अभियान असफल हो गया। तो ये सभी अभियान हम देख रहे हैं कि इसने जितने भी चलाए थे, हो सकता है उसके समय काल के हिसाब से काफ़ी इसके फैसले अच्छे रहे हों, लेकिन ये सभी के सभी इसके अभियान असफल ही साबित हुए। और इसने कुछ और भी देखिए अपने शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करवाए थे। जैसे इसने कृषि विभाग की भी स्थापना करवाई थी, है ना, जिसको दीवाने कोई भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ इसने कृषि ऋण प्रदान किया था जिसको तकाबी कहा गया। और कृषि ऋण प्रदान करने के पीछे एक कारण ये भी रहा होगा कि जब इसने वहाँ पे दोआब में कर वृद्धि कर दी थी, मतलब कर की वृद्धि जब की थी और वहाँ पे उस समय अकाल भी पड़ गया था, तो इसने सोचा होगा कि लोगों को क्यों ना कर्ज दिया जाए जिससे वो उस टैक्स को पे कर पाएँ, है ना, या फिर उनको कुछ राहत भी मिल सके उस अकाल से। ठीक है, तो अकाल से प्रभावित किसानों को इसने तकाबी नामक ऋण प्रदान किया। इसी के साथ साथ कृषि उपकरण को खरीदने के लिए या फिर कुआं वगैरह खोदने के लिए इसने सोनधर नामक ऋण भी प्रदान किया था। ठीक है, और इसने अपने शासनकाल में जो भी उस समय के प्रचलित कर थे लगभग को समाप्त कर दिया और उस्र और जकात नामक कर को रहने दिया, है ना।
और ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों में भाग लिया था, जैसे होली में, है ना। यहाँ एक चीज़ और भी है, यहाँ पे हम लोग जो भी शासक डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उस वंश से संबंधित केवल वही शासक हो सकता है उससे रिलेटेड और भी शासक हों, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो भी डिस्कशन करेंगे जिन शासकों का तो ज़्यादा से ज़्यादा उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे कहीं ना कहीं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, है ना। तो और भी हो सकता है शासक इसके बीच में हो, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर उनको डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो उसी क्रम में देखिए इसके जो अगले महत्वपूर्ण शासक थे वो कौन थे, फिरोज शाह तुगलक, और इनका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक का माना जाता है। और इन्होंने देखिए अपने जो शासनकाल में कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य किए थे, तो उसमें देखिए जैसे पहली बात तो ये है कि ये ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया नाम का एक कर आरोपित किया था, है ना। और इसने तकाबी ऋण को माफ़ कर दिया था। और ये तकाबी ऋण अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि ये ऐसे कृषकों को दिया जाता था जो अकाल से प्रभावित कृषक थे, और इसको किसने तकाबी ऋण को लगाया था, इसको लगाया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, ठीक है। इसी के साथ साथ इसने देखो नहरों का भी निर्माण कराया था, क्योंकि देखिए जब ये शासक बना था फिरोज शाह तुगलक तो उस समय जो इसको मोहम्मद बिन तुगलक से जो शासन विरासत में मिला था उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। मतलब उसमें जो कृषकों की स्थिति या और समुदाय की स्थिति समाज में काफ़ी दयनीय हो चुकी थी, है ना, उसके डिसीजन के कारण। तो इसने काफ़ी उसमें सुधार करने की कोशिश की। इसी क्रम में इसने नहरों का भी निर्माण कराया था। इसी के साथ इसने कुछ सरकारी अस्पताल, मतलब इनको दारुल सफ़ा भी कहते हैं, इनके भी निर्मित कराया था। इसने लोक निर्माण विभाग भी बनवाया था, है ना। इसने बेरोजगार जो लोग थे उनके लिए दफ्तर रोजगार स्थापित किया था। इसी के साथ साथ इसने दीवाने खैरात नाम का विभाग भी स्थापित किया। इसका मतलब था जो गरीब थे उनके लिए दान दिया जाए, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं इसने कई लोक कल्याणकारी कार्य करवाए थे, क्योंकि इसके शासनकाल में जो भी व्यवस्था थी, जो इसको पहले से व्यवस्था इसने देखी थी, इसके शासन से जो पिछला शासन जो हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का, उसमें काफ़ी सब लोगों की हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी। तो उसी सब क्रम में इसने सब व्यवस्थित अपने शासन को करते हुए काफ़ी कुछ करने की कोशिश की थी। इसी के साथ साथ इसने अनुवाद विभाग की भी स्थापना कराई थी, और दास विभाग जिसको दीवाने बंदगान भी कहा जाता है उसकी भी इसने स्थापना कराई थी, ठीक है। और इसने कुतुब मीनार की मरम्मत का भी कार्य करवाया। और इसने क्या किया था, जो अशोक के 2 स्तंभ थे मेरठ और टोपरा में, उनको इसने दिल्ली में मंगवाया था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद तुगलक वंश के बाद जो दिल्ली सल्तनत का जो अगला वंश आता है वो कौन है, सैयद वंश। और सैयद वंश की जो स्थापना की थी वो खिज्र खां द्वारा 1414 ईस्वी में की गई थी। और इस सैयद वंश का जो ओवरऑल जो कार्यकाल है वो 1414 से लेकर 1451 तक का माना जाता है, ठीक है। और इसके जो एक और जो शासक हुए थे वो, जिसमें मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह प्रमुख हैं, मतलब ये भी इसके अंतर्गत कुछ शासक हुए थे। और इसके बाद जो देखिए दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट जो वंश है जिसको लोधी वंश कहा जाता है, तो इसकी लोधी वंश के अगर हम लोग का समयकाल की बात करें 1451 से 1526 तक का ये माना जाता है। तो सबसे पहले बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और बहलोल लोधी का जो कार्यकाल है वो 1451 से 1489 ईस्वी तक का माना जाता है। और जौनपुर का जो एक सरकी शासक था हुसैन शाह, उसको इन्होंने पराजित भी किया था, किसने, बहलोल लोधी को। और बहलोली नामक इन्होंने एक चांदी का सिक्का भी चलवाया था। इसके बाद जो इसके अगले शासक हुए थे उनका नाम है सिकंदर लोधी, और इनका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक का माना जाता है। और देखिए इन्हीं ने आगरा नामक नगर की भी स्थापना करवाई थी, ठीक है, और इसी को अपनी राजधानी बनाया था। और भूमि की माप के लिए इन्होंने एक पैमाना स्थापित किया था, एक पैमाना विकसित किया था जिसको गजे सिकंदरी कहा गया। और ये गजे सिकंदरी 39 अंगुल का एक पैमाना था, ठीक है। और इन्होंने मुहर्रम में ताजिया निकलवाने की जो प्रथा थी उसको भी बंद करवा दिया था। और साथ ही साथ इन्होंने यमुना में जो हिंदू लोग स्नान करते थे या वहाँ पे बाल वगैरह मुड़वाते थे उस पर भी इन्होंने रोक लगाई थी, ठीक है। और इसके वजीर जो थे मियाँ भुआ ने तिब्बे सिकंदरी नाम की एक औषधि ग्रंथ की रचना भी की थी। तो ये सिकंदर लोधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और देखिए इसी वंश के जो लोधी वंश है इसके जो अंतिम शासक हुए थे वो है इब्राहिम लोधी, और इनका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक का है। और इन्हीं के शासनकाल में देखिए क्या होता है, इब्राहिम लोधी के शासनकाल में जो इनके
चाचा रहते हैं आलम खां और एक लाहौर के राज्यपाल दौलत खां, इन दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, वहाँ पे उस समय काबुल में बाबर नाम का एक व्यक्ति शासन करता है, तो उसको बाबर को ये दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और इस आमंत्रण के पीछे ये भी कारण है कि जो इब्राहिम लोदी है, कहीं ना कहीं माना जाता है कि अब काफ़ी लोगों से इसकी अनबन रहती थी, जिसमें इसके चाचा ही, खुद सगे चाचा ने ही देखिए उसको बुलाया था, है ना, किसको, बाबर को। फिर क्या होता है 1526 ईस्वी में बाबर और ये लोदी के बीच पानीपत का युद्ध होता है और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। ये ऐसा पहला एकमात्र सुल्तान रहता है दिल्ली सल्तनत का या मध्यकालीन भारत का जो कि युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। और इसी की मृत्यु के साथ ही यहाँ पर लोदी वंश या फिर दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है और यहाँ पर बाबर द्वारा नए वंश की यहाँ पे स्थापना शुरू होती है ना, जिसको मुगल वंश कहा जाता है ना। तो दिल्ली सल्तनत का या जो अंतिम वंश था वो कौन सा था, लोदी वंश। इसके जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, है ना। इन्हीं की मृत्यु के बाद, जो कि युद्ध भूमि में मरने वाला ये पहला सुल्तान रहता है, इसकी मृत्यु के बाद यहाँ पे एक नई व्यवस्था का आगमन होता है। इस नई व्यवस्था के आगमन को हम लोग अपने अब नेक्स्ट डिस्कशन में देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो हम लोगों का अब अगला डिस्कशन रहेगा उसमें हम लोग इसी समय काल की, मतलब जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत काल, इसी दिल्ली सल्तनत जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी इनकी, या भी कुछ जो है यहाँ पे कुछ विभाग ऐसे प्रचलन में थे, उन विभाग को क्या कहा जाता था, है ना। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इनकी राजस्व व्यवस्था या इनकी राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ पे स्थापत्य विकास, ये जो कुछ इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, हम लोग अब इसी आस्पेक्ट पर अपने नेक्स्ट डिस्कशन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और देखिए जो भी अब एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए जो भी आपको पहले भी हमने वीडियो डिस्कशन की स्टार्ट में बता दिया था कि आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे या फिर करेंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स, इन सभी के लिए भी आप सिविल्स ओनली को फॉलो कर सकते हैं और उसका PDF भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ देखिए आप सभी लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको चैनल को शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।